अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं दुनिया भर से लेकर जम्मू कश्मीर और मुल्क की मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों पर और साथ ही दिफा और दीगर तमाम चीज़ों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में जहां पर जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ खबरों के हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे मिडिल ईस्ट के हवाले से और खासकर ईरान की जानिब से हमले के हवाले से। हाइफा इसराइल के अंदर सायरन बजा है और लोगों के अंदर खौफ व हिरास देखने को मिला है। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर हाइफा में सायरन बज उठे, शहरियों में खौफ व हिरास पैदा हो गया है और ईरानी मिसाइल हमले के खदशे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया इसराइल के अंदर और हाइफा के अंदर। आपको बता दें जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में मुंतकिल हो गई है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग भाग रहे हैं और हुकाम की आवाम को महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत दी गई है। नजर आपको बता दें जहां पर हाइफा में मकबूज इलाकों के दौरान सायरन बज उठे, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग फौरी तौर पर महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। मुतअद्दिद अफराद ने जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में पनाह ली। इतलात के मुताबिक ये इक़दाम ईरानी मिसाइल हमले के खदशे के पेश नजर किया गया, जिसके बाइस अलर्ट जारी किया गया था और मकामी हुकाम ने शहरियों को इस हवाले से हिदायत दी कि वो महफूज पनागाहों में रहें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकाम की जानिब से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि किसी जानी या माली नुकसान की फौरी कोई इतला की तस्दीक नहीं हुई है। ताहम खित्ते में जारी कशीदगी के बाइस हालात बदस्तूर तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर अचानक से सायरन बज उठता है हाइफा के अंदर। ईरानी मिसाइल हमले के हवाले से इतलात मौसूल कराई जा रही और उसके बाद लोग किस तरीके से भागते भागते अलग अलग जगहों की तरफ गए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वो जो बंकर्स बनाए गए हैं उनके अंदर छुपने के हवाले से, मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के हवाले से हिदायत दी गई है और फिर ये तस्वीर वहां से निकल करके आ रही है। सायरन का जो आवाज बजा था थोड़ा सा वो भी आपको दिखा दें। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा ईरान के हवाले से भी करेंगे और तेहरान के अंदर जो यूएस एम्बेसी थी कदीम जमाने के अंदर, उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है और उस पर भी ईरान और इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। आपको बता दें तेहरान में फजाई हमला हुआ है और अहम मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन वहीं पर बड़ी खबर यह कि साबिक अमरीकी सफारत खाना तेहरान के करीब भी धमाका देखने को मिला है। हमले के हदफ से मुतालिक सरकारी तस्दीक ताहाल नहीं हुई है, लेकिन इस हवाले से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है सब देख सकते हैं आप, जहां पर दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद हमलों की इत्तलात मौसूल हुई और इस बीच में जो यूएस एम्बेसी ओल्ड तेहरान के अंदर थी या जो कदीम एम्बेसी अमेरिका की तेहरान के अंदर थी, वहां पर भी उसके आसपास के इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं और धमाके हुए और ये तस्वीर वहां से निकल करके सामने आई है। तेहरान में जारी कशीदगी के दौरान एक फजाई हमले की इत्तला सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमला साबिक अमेरिकी सफारत खाना तेहरान के करीब एक मकाम को निशाना बनाकर किया गया। ताहल इस बात की सरकारी तस्दीक नहीं हुई कि आया सफारत खाने का कंपाउंड खुद हदफ था या नहीं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमला दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली वसी तर फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मकामात मुतासिर होने की खबरें हैं, जबकि जानी नुकसान या माली नुकसान की मुकम्मल तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। नजर आपको बता दें सन 1979 के बाद से गैर फाल साबिक अमरीकी सफारत खाना ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी कशीदगी की अलामत समझा जाता है, इसलिए इसके करीब किसी भी हमले को सियासी तौर पर निहायत अहमियत दी जा रही है और हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और मजीद मुसद्दिका मालूमात का सामने आने पर तफसीलात जारी किए जाने का भी इम्कान है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो एम्बेसी है जो अमेरिका की ईरान के अंदर तब थी जब वहां पे शाह का दौर और दबदबा हुआ करता था रजा पहलवी का, और उसके बाद जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें खराबी आ गई और खलिशें आ गई
और रोज बरोज कशीदगियां बढ़ती जा रही थी। और उसी बीच में अब ये खबर जहां पर सियासी सूरत के एतबार से और सफारती एतबार से उस जगह को भी निशाना बनाया गया है तेहरान के अंदर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका कार्रवाई के जरिए, जिस में खुद यूएस की जो एम्बेसी थी वो ईरान के अंदर थी। लेकिन बताएं आपको, जहां पर इस एम्बेसी को ये जो हमला किया गया है, इस हवाले से ये तस्दीक आना बाकी है कि क्या ये उनके हदफ में था, निशाने पे था या नहीं, या गलती से उसके आसपास ये धमाके और मिसाइल गिरे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस धमाके के बाद कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों की तफसीलात का इंतजार है। लेकिन इस बीच में यह बड़ी खबर जहां पर ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर अमेरिका की जो कदीम एम्बेसी है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है और ये वहां से निकल करके सामने आई। जरा मुल्की सतह पर भी बात करेंगे और खासकर जब मशरिक वस्ता की बात हो और भारत के हवाले से, इस हवाले से जब बात करेंगे तो एक बड़ी खबर इस हवाले से आ रही है, जहां पर आपको बता दें आज एक CCS की बैठक होने जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी पर गौर मुमकिन है और मुतवक्का है और इस हवाले से मीटिंग बुलाई गई है। काबीना सेक्रेटरी की आलमी सूरत हाल और इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग इसमें दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इजलास होने जा रहा है। इस हवाले से इतलात मिली है। आपको बता दें, जहां पर दारुल हुकूमत दिल्ली में आज शाम 7 बजे काबीना कमेटी बराए सलामती यानी CCS का इजलास मुनक्किद होगा ताकि मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दौरान पेश आने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा सके। ये कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली फौजी हमले में ईरानी सरजमीन पर सुप्रीम लीडर जो साबिक थे आयतुल्लाह अली खामनई और दीगर आला हुकाम को शहीद किया गया, जिस पर तेहरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया और अभी तक इस पूरे मामले में कशीदगी बरकरार है। इससे एक हफ्ता कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास की सदारत की थी भारत के अंदर, ताकि मगरबी एशिया के मौजूदा तनाज़े के पेश नज़र जारी और मुजवज़ा इक़दाम का जायजा लिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक काबीना सेक्रेटरी ने आलमी सूरत हाल और भारतीय हुकूमत के मुतालिका महकमों की जानिब से अब तक किए गए और मनसूबाबंद इक़दाम की तफसीली पेशकश भी की है। और आज के हवाले से बताया जा रहा है कि 7 बजे ये काबीना का इजलास दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जहां पर CCS के जो भी मेंबरान है वो इसमें शिरकत करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी और ख़ासकर मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं या जो क्राइसिस है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। और जो काबीना कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से जो आलमी सूरत हाल है और जो इक़दाम भारत की जानिब से किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक तफसीली जो ब्रीफिंग है वो भी दी जाएगी, ताकि जो आला ओहदेदारान हैं या जो आला हुकाम हैं ये जान सकें कि किस तरीके से कौन सी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है और क्या कुछ हल अभी तक भारत सरकार इन तमाम चीज़ों के हवाले से खोजे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज 7 बजे ये मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। नाज़रीन, जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात उन आरसी मुलाजमीन के हवाले से भी करेंगे जिनका मसला अरसे दराज से ज़ेरे गौर है, लेकिन हल तलब है और हल अभी तक नहीं देखने को मिला है। बात जरा आरसी मुलाजमीन के हवाले से करेंगे और आज एक फिर से बड़ा बयान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली के अंदर दिया गया। आपको बता दें, जहां पर कैजुअल लेबर्स और आरजी मुलाजमीन के हवाले से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक और बयान दिया गया है। मरहलावार मुस्तकिल कारी का ऐलान फिर से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है और कमेटी की सिफारिशात के बाद निफाज यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से भी बात हुई है और हज़ारों कारकुनों को रोजगार की हिफाजत मिलेगी। ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बार फिर असेंबली के अंदर दोहराया गया है। और आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि कैजुअल मजदूरों और आरजी मुलाजमीन या जो रोजाना मजदूरी पर काम करने वालों को मौजूदा माली साल 2026-27 के दौरान मरहलावार मुस्तकिल कर दिया जाएगा, जिससे हजारों कारकुनों को रोजगार की हिफाजत मिलेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में कहा कि हुकूमत तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा रेगुलराइजेशन के मसले को हल करने के लिए पुरज़्म है। ये यकीन दहानी उस वक्त दी गई जब रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बिल पेश किया
जिसमें तमाम महकमों में कैजुअल और डेली वेजर्स की खिदमत को मुस्तकिल बनाने की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर आलम और अब्दुल्ला ने इसके जवाब में कहा कि ये अमल मुनज़्ज़म और मरहलावार तरीके से जारी माली साल में नाफिज किया जाएगा और ये आज़म पहले ही रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कानून साजों की तशवीशात को तस्लीम करते हुए रोजाना मजदूरों, आर्जी मुलाजमीन और कैजुअल कारकुनों के अहम किरदार को उजागर किया जो जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमत की फराहमी में मददगार हैं। लेकिन वज़ीर आलम और अब्दुल्ला की जानिब से यह भी कहा गया कि आज माली साल 2026-27 का पहला दिन था, तो क्या आज ही एक अलग से बिल असेंबली के अंदर लाया जाए जिसके जरिए से ये जो तजवीज़ें पेश की गई हैं, क्या इससे पहले जो वज़ीर आलम और अब्दुल्ला ने इस साल के हवाले से बयानात दिए हैं या जो हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि फेस मैनर में इस साल से आर्जी मुलाजमिन का जो मसला है वो हल किया जाएगा, तो क्या उस पर यकीन नहीं है कि एक मजीद बिल को मुतारिफ कराया जाए? तो इसकी वजह से फिलहाल इस बिल को विड्रा किया गया और वज़ीर आलम और अब्दुल्ला ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपको जरा सुना। मैंने गवर्नमेंट के तरफ से बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज किया। बिल के पीछे जो सोच है उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि इस हाउस में इसी सेशन के दौरान, अब मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितनी बार इस चीज को दोहराया है कि हम इस साल एक फेज्ड मैनर में इन तमाम मुलाजमों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। ये हाउस में मैंने कहा, अगर हम मुकर गए होते या अगर वो बात कहने के बाद 10 महीने 11 महीने बीत गए होते और हमने कुछ नहीं किया होता, फिर शायद तारिगामी साहब का कहना कि हमें ये बिल एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं इनकी बात को कबूल कर लेता। लेकिन हाउस में बात किए हुए शायद महीना भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का पहला दिन है आज, घड़ी आज से शुरू होती है। मैंने जो कमिट किया है, मैंने कहा है विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2027, आज पहला दिन है। अब अगर मैं पहले ही दिन इस बिल को एडमिट करके ये मान लूं कि ना हमने कुछ भी नहीं किया और अब हमें इस बिल की जरूरत है उनके रेगुलराइजेशन की, तो फिर मेरा हाउस को कमिट करना बजट की तकरीर में, गवर्नर एलजी साहब के खुतबे के दौरान और बाकी सवालात के जवाब के दौरान, फिर वो बेमकसद हो। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जमीनों के हवाले से भी करेंगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से। और आज असेंबली के अंदर इस हवाले से भी एक बिल लाया गया था। कई सारे ऐसे निजी बिल आज या प्राइवेट बिल्स को मुतारिफ कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन काफ़ी सारे विड्रॉ किए गए, काफ़ी सारे खारिज कर दिए गए। लेकिन एक ऐसा बिल जिस पर बहस को मंजूरी दी गई है वो लैंड लीज के हवाले से जो बिल है तनवीर सादिक की जानिब से आज असेंबली के अंदर लाया गया। उस हवाले से आपको बता दें तो एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर असेंबली में जमीन की किरायादारी बिल या लीज बिल पर बजट की मंजूरी आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली तनवीर सादिक का ये बिल मंजूर किया गया है बहस के लिए और मौजूदा लीज होल्डर्स को तजदीद की सहूलत देने की तजवीज़ इस बिल के अंदर पेश की गई है। वहीं पर आपको बता दें हिज़्ब इख्तलाफ जमातों के लीडरान की मुखालफत इसमें आई है, खास करके PDP की जानिब से और BJP की जानिब से। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से पेश करदा प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें ज़मीन की किरायादारी या लीज के फ्रेमवर्क में तरमीम या तरामीम की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की मंजूरी के बाद बहस के लिए आगे बढ़ गया है। बिल मौजूदा लीज होल्डर्स, खास तौर पर सयाहत के शोबे से वाबस्ता इदारों को सहूलत देने और खुली नीलामी के बजाय मुअय्यन शराइत के तहत लीज की तजदीद की इजाज़त देने की तजवीज़ रखता है और हुकूमत की इजाज़त को पॉलिसी पर नजरसानी और कारोबारी इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार दिया जा रहा है। जबकि अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने इसे अवामी मैंडेट की खयानत करार देते हुए कहा यह इकदाम खास मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आम शहरियों के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने शफाफियत, अवामी मफाद और वसी मशावरत की ज़रूरत पर इस पर जोर दिया है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें
इसी तरह रुकन असेंबली और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा ने भी बिल की मुखालफत की है। ये बिल असेंबली में जारी सियासी बहस का मरकजी नुक्ता बन चुका है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुखालिफत और हिमायत के पहलू नुमाया है। लेकिन क्या ये बिल मंजूर किया जाएगा या खारिज किया जाएगा, इस पर बाकायदा तौर पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के दरमियान असेंबली के अंदर बहस होगी और बहस के बाद जो फैसला होगा, वोटिंग किस तरफ ज्यादा जाएगी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बिल की मंजूरी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल इसे बहस के लिए मंजूरी दी गई है और उसके बाद जब इस पे इख्तलाफात देखने को मिले, कई बयानात सामने आए, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा का बयान हो असेंबली के अंदर, उसके अलावा वहीदुर रहमान परा का बयान हो, उन तमाम चीज़ों के बाद वहीदुर रहमान परा और सुनील शर्मा के बयान के बाद एमएलए तनवीर सादिक ने गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी बातचीत की। इस बिल के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा आपको सुना। ये बिल एडमिट हुई, बीजेपी के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे, किसी ने बात नहीं की। अचानक 1 घंटे के बाद एलओपी साहब को कैसे पता चला कि ये बिल क्या है? इसका मतलब है या तो इनको ये जुड़े नहीं है या तो एलओपी बेचारे अकेले रह चुके हैं। और ये बात कि पीडीपी और बीजेपी जो है एक साथ एक ही बात कर रहे हैं, और असम से एलओपी और यहाँ वहीद साहब जो परेशान हो गए थे हाउस में, उस वक्त तो बात नहीं की, बात डेली वेजर की बात की, लेकिन बाहर आ गए इसके लिए। तो इससे पता चलता है कि इनका गठजोड़ बड़ा स्ट्रांग है। ये बिल उन लोगों के लिए है जो लोगों ने लीगली जमीन ली है, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे दुकान हो, वो चाहे मकान हो, वो चाहे जम्मू के प्रोविंस में हो, वो चाहे कश्मीर प्रोविंस में हो। और ये एक लीगल सैंटिटी देगा। कल जब जाके हमको जब 5 मरले लैंडलेस लोगों को देने हैं, तो ये एक लीगल सैंटिटी देगा। ये वो बिल है। पीडीपी वहीद परा के द्वारा ये कहा गया कि ये ग्रांट्स लैंड बिल जिसे गवर्नमेंट ने एडमिट किया है, वो इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए के रिश्तेदारों के लिए जो है वो बिल लाया जाए। अरे रियासी में हमारा कौन रिश्तेदार है? कटरा में हमारा कौन रिश्तेदार है? किश्तवाड़ में हमारा कौन रिश्तेदार है? ये मतलब जब आपकी बिल वही बिल है तो वो ठीक है, क्योंकि मेरे बात तो उनकी बिल वही है ना। अब जब बिल उसको पता चला, उनको तो पता थी ये शायद एडमिट नहीं हो गया, अब जब एडमिट हो गई तो परेशान हो गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, बीजेपी और पीडीपी दोनों परेशान हो गए कि अचानक कैसे बिल पास हो गई, अचानक ये बिल कैसे आ गई। ये परेशानी हम समझ सकते हैं, एक ही जगह से तार आ गई और वो हो सकता आपने गठजोड़ की बात की है, तो क्या लगता है बीजेपी है। आज तो गठजोड़ है, इससे तो पता चला गठजोड़ है कि एक अंदर हाउस में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन 1 घंटे के बाद 2 लोगों ने बात की। एक असम से एलओपी साहब निकले और यहाँ से वहीद साहब निकले और एक ही बात की। प्रेसिडेंट आगे बढ़ जाएंगे बात जरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन और वजीर ममलकत डॉक्टर सईद रक्षा इंद्राबी के हवाले से करेंगे। उन्होंने आज श्रीनगर के तेलबल में वाक़ मशहूर रूहानी मज़ार बराए सिद्दियात रज़ियल्लाहु अन्हुम पर सालाना उर्स की मुनासबत से हाज़िरी दी और अक़ीदत के साथ दुआ की। मज़ार में गुज़श्ता रोज़ से आवाम का हुजूम रहा, जबकि वक्फ बोर्ड ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम यकीनी बनाए थे। डॉक्टर इंद्राबी ने अमन, हमाहंगी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की और आवाम की भलाई और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो सूफ़ी मराकिज़ हमारी रूहानी तलाश की अज़मत की अलामत हैं और ये मराकिज़ हम आहंगी और तकद्दुस की रोशनी के मीनार हैं। वक्फ बोर्ड ने तमाम सूफ़ी मराकिज़ की तरक्की और ज़ायरीन की सहूलत के लिए अज़्म का इयादा किया है। इस मौके पर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काज़ी मुश्ताक, एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद अहमद शाह और असिस्टेंट इंजीनियर सईद मुर्तज़ा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में शराब पर मुमकिन पाबंदी के मामले पर बहस जारी है, जिसमें अरकान की आरा मुनकसिम नजर आ रही हैं। कुछ अरकान समाजी बुनियादों पर इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दीगर ने इसके सयाहत और मईशत पर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की है। ताहम कश्मीर के सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने इस तजवीज़ की तायद करते हुए कहा है कि इस पाबंदी से सयाहों की आमद पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने गुजरात की मिसाल देते हुए कहा कि वहां भी शराब पर पाबंदी के बावजूद सयाहत फरोग पा रही है और जम्मू कश्मीर की असल कशिश इसकी कुदरती खूबसूरती, सकाफत और मेहमान नवाजी है, ना कि शराब की दस्तयाबी।
जनाब, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे लिकर बैन है। अपनी कंट्री में गुजरात आप देखिए, कच्छ में टूरिज्म कश्मीर से कहीं ज़्यादा है और वहाँ पे फ्लॉरिश हो रहा है विदाउट अल्कोहल। सो अल्कोहल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फ्लॉरिश टूरिज्म। अगर इम्पॉर्टेंट है भी, वी हैव टू सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल आउट हियर। तो जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन में शराब पर पाबंदी का मामला इस वक्त जेर बहस है। कुछ अरकान असेंबली इस पाबंदी की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ अरकान असेंबली का मानना है कि इस पाबंदी से यहाँ की मईशत और यहाँ के सयाहत पर असरात पड़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा इंतहाई अहम करार दिया जाता है। खासकर कश्मीर वैली में सयाहत के शोबे को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है। ताहम इस बहस में यहाँ टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की राय बहुत ही अहम या अहमियत रखती है। हमने बात की इस सिलसिले में यहाँ कुछ टूरिज्म स्टेक होल्डर्स से, जिन्होंने इस सारे मामले पर अपने ख्यालात का। जनाब, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे लिकर बैन है। अपनी कंट्री में गुजरात आप देखिए, कच्छ में टूरिज्म कश्मीर से कहीं ज़्यादा है और वहाँ पे फ्लॉरिश हो रहा है विदाउट अल्कोहल। सो अल्कोहल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फ्लॉरिश टूरिज्म। अगर इम्पॉर्टेंट है भी, वी हैव टू सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एज कश्मीरी, मैं इसके पूरे फेवर में हूँ कि इसको बैन लगाया जाए। इससे हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, आने वाले जवान ख़राब होते हैं। टूरिज़्म को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता है। आज भी अपना एक टूरिस्ट, उसको मालूम है, कई टूरिस्ट। देखिए, एज फार एज कश्मीर एज अ टूरिज्म प्लेस इज़ कंसर्न, मुझे लगता है कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की नाइट लाइफ जो है उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, या बाकी जो टूरिस्ट के पास फैसिलिटीज़। देखिए, अगर ये अल्कोहल बैन हो भी जाता है, मुझे इसमें दो कारण है। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना है गुजरात मॉडल, वहाँ भी। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना है। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।